कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं वीडियो विलेन दूसरा और अंतिम भाग। कहानी को पूरा जानने के लिए भाग 1 देखें जो चैनल पर मौजूद है। ओ ये 20वीं कॉल थी। अगर अभी भी वे मरदूद कैसेट लेकर आ जाए तो। डायरेक्टर, हम कैसेट लेकर आने में कामयाब हो गए। शाबाश शाबाश। मैं जानता था कि सुपरस्टार के सामने तो ध्रुव भी नहीं टिक पाएगा। इस बार तो कोई गड़बड़ नहीं हुई। वो शायद ध्रुव ने मेरा चेहरा देख लिया है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कैसेट हमारे हाथ में आ चुकी है। पहले कैसेट चेक करो। पर वीसीआर चालू होते ही यदा यदा ही धर्मस्य। ये तो महाभारत की कैसेट है। यानी ध्रुव ने मौका पाकर कैसेट बदल दी थी। मुझे मालूम होना चाहिए था कि तुम लोग ध्रुव से टक्कर नहीं ले पाओगे। अब मुझे ही ध्रुव के लिए एक नई स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। तुम अभी कह रहे थे कि रघु कि ध्रुव ने तुमको देख लिया है। हाँ डायरेक्टर, मुझे डर है कि वो मुझे जरूर ढूंढ निकालेगा। गुड गुड। अब हमको ध्रुव को रास्ते से हटाना है और अपने दर्शकों को स्पेशल शो भी दिखाना है। और ये दोनों काम करने का एक सीधा सा रास्ता है, डबल रोल का। और अगले दिन राजनगर की एक घनी आबादी वाले मोहल्ले में बनी एक पुरानी इमारत के सामने एक वैन आकर रुकी और उसमें से रघु तेजी से नीचे उतरा। पता नहीं क्यों डायरेक्टर को ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि अब यहाँ रहने में मुझे खतरा हो सकता है। ध्रुव मेरा पता लगाकर किसी भी वक्त यहाँ तक पहुँच सकता है। बड़ी मुश्किल के बाद डायरेक्टर ने अब मुझे यहाँ से कुछ ज़रूरी सामान ले जाने की इजाज़त दी है। अब इस अटैची में जल्दी से कुछ कपड़े और 1-2 जरूरी सामान रख लूँ। रघु ने अपने कपड़े निकालने के लिए अलमारी को खोला और डर के मारे पल भर के लिए उसका सारा शरीर जड़ हो गया। कहीं जाने की तैयारी है क्या रघुपाल जी? ध्रुव, तुम यहां तक कैसे पहुंच गए? पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड में तुम्हारा पता बहुत साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है और पते के ऊपर तुम्हारी बदसूरत शक्ल की एक फोटो भी लगी हुई है। और अब पुलिस रिकॉर्ड में यह भी दर्ज किया जाएगा कि सुपर कमांडो ध्रुव की लाश भी इसी पते पर मिली थी। रघु के हाथ में एक पिस्तौल चमक उठी, पर ट्रिगर दब पाने से पहले ही पिस्तौल हवा में उड़ गई। चंडिका, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी तरह मैं भी कई दिनों से इस गैंग की तलाश में थी। हर अपराध में इन लोगों ने एक ही वैन का इस्तेमाल किया था और उसी का पीछा करते करते मैं यहाँ तक आ पहुंची और अब यह हमको अपने बॉस तक पहुंचाएगा। बोल, कहां पर है तेरा अड्डा? मैं कभी नहीं बता। जब तक नहीं बताएगा तब तक ऐसे ही मार खाता रहेगा। रुको, बताता हूँ। हमारा अड्डा 13 बलकर रोड पर है। कभी पकड़े जाने पर डायरेक्टर ने मुझे यही पता बताने को कहा था। तुम बहुत समझदार हो रघु। ध्रुव, तुम तुरंत इसके बताए पते पर पहुंचो वरना कहीं हमारा शिकार वहां से फूट न ले। मैं इसको पुलिस स्टेशन में छोड़कर और पुलिस पार्टी लेकर वहां पहुंचती हूँ। ओके चंडिका। अगले ही पल भयभीत रघु को लेकर चंडिका हवा में तैर गई और उसी पल एक धमाके के साथ चंडिका के हाथों की मजबूत डोर 2 टुकड़ों में बट गई। ध्रुव तब तक पूरा मामला समझकर घटना स्थल पर पहुंच पाता। इस हमले से तो ये रघु के साथियों की हरकत लगती है। धूल का गुब्बार उड़ाती गाड़ी एक बार फिर उसको मात दे गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? चंडिका दुश्मनों के हाथों लग गई। लेकिन ये गुंडे चंडिका को लेकर तो अपने अड्डे पर ही जाएंगे और उस अड्डे का पता रघु मुझको बता चुका है। ध्रुव की मोटरसाइकिल तूफान की सी रफ्तार से बरकले रोड की तरफ बढ़ी, लेकिन रघु के बताए पते पर एक और आश्चर्य उसका इंतजार कर रहा था।
हाँ साहब, मुझे पक्का पता है कि यही 13 बरकले रोड है। ये खाली प्लॉट यानी रघु ने झूठ बोला था। एक मिनट। इस पत्थर के नीचे दबा कागज एकदम नया लग रहा है, जैसे कि अभी अभी रखा गया हो। शायद इसको यहाँ पर मेरे लिए ही रखा गया है। रूह का सोचना एकदम सही था। कागज पर लिखी गई चिट्ठी उसी के नाम की थी। चंडिका हमारे कब्जे में है। अगर उसे बचाना चाहते हो तो आज रात 9 बजे सुसाइड पॉइंट पर पहुंच जाना अकेले, वरना चंडिका की लाश पाओगे। डायरेक्टर, दुश्मन बहुत चालाक और सतर्क है। उसको पता था कि मैं और चंडिका रघु के पीछे लगे और उससे अपनी योजना पहले से ही बनाकर रखी थी। ये तो पक्का है कि दुश्मनों ने मेरे लिए एक खतरनाक जाल बिछा रखा है, पर चंडिका को बचाने के लिए मुझे इस जाल में फंसना ही पड़ेगा। घर पहुंचकर भी ध्रुव का दिमाग चंडिका में ही उलझा हुआ था। अभी अंधेरा होने में काफी समय है। जब तक वे गुंडे न जाने चंडिका का क्या हाल करेंगे, कहीं उसी पर शूटिंग न चल रही हो। ओफ, क्या सोच रहे हो ध्रुव? तुम्हारे चेहरे पर तो परेशानी भी झलक रही है। क्या हुआ? चंडिका का अपहरण हो गया है नताशा। अभी 1 घंटे पहले मेरी आंखों के सामने उसका अपहरण कर लिया गया। चंडिका का अपहरण? पर समझी, पर इस वक्त वह है कहाँ पर? किन लोगों ने उसका अपहरण किया है? यह मैं तुमको नहीं बता सकता नताशा, किसी को नहीं बता सकता, वरना चंडिका की जान खतरे में पड़ जाएगी। यह लड़ाई मुझको अकेले ही लड़नी होगी। नताशा सिर्फ खामोशी से ध्रुव की बातें सुनती रही, पर उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वह भी कोई योजना बना रही है। सुसाइड पॉइंट कभी लवर्स पॉइंट के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहीं पर बने रेस्टोरेंट में प्रेमी एक दूसरे से मिलते थे। पर जब से निराश प्रेमियों ने चोटी से कूदकर आत्महत्याएं करनी शुरू कर दी, तब से इसका नाम सुसाइड पॉइंट पड़ गया। सरकार ने इस इलाके को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया और अब तो आलम यह है कि रात के समय चिड़िया तक इस चोटी पर बैठने से घबराती है। पर कुछ लोग तो डर का नाम तक नहीं जानते हैं, खास तौर पर तब जब उनके किसी दोस्त की जान दांव पर लगी हो। आहा, तो तुम आ गए। वेलकम मिस्टर ध्रुव। अपनी नई वीडियो फिल्म के लिए मुहूर्त पर डायरेक्टर तुम्हारा स्वागत करता है। चंडिका कहाँ है डायरेक्टर? तुम्हारी चंडिका अब तक तो सुरक्षित है कमांडो, पर तुम्हारी एक गलत हरकत उसकी जिंदगी को एक झटके में छोटा कर देगी। तुम आखिर चाहते क्या हो? कौन हो तुम? अच्छा सवाल है। कम से कम मरने से पहले अपनी मौत को देख तो लेना ही चाहिए। आज से 3 साल पहले फिल्मी दुनिया में एक नया डायरेक्टर आया था। सुरेंद्र दत्त उसका नाम था। उसने कई साफ सुथरी और कलात्मक फिल्में बनाई। पत्रिकाओं ने उसकी खूब तारीफ की। उसकी फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले, पर उसकी सारी फिल्में फ्लॉप हो गई, क्योंकि दर्शक अच्छी फिल्मों के बजाय हिंसा से भरी फिल्में देखना चाहते थे। फिर एक दिन ऐसा आया जब सुरेन के पास रोटी खाने तक के पैसे नहीं बचे, और उसी दिन सुरेन ने इसी चोटी से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। पर उसकी लाश नहीं मिल सकी। मुझे मालूम है, यह खबर तो हर अखबार में छपी थी, पर इस कहानी से तुम्हारा क्या संबंध है? इस कहानी का सच सिर्फ मैं जानता हूं। यह खबर झूठी थी। सुरेंद्र दत्त उस दिन मरा नहीं था। वो अब तक जिंदा है। सुरेंद्र दत्त तुम? हाँ मैं। अच्छी फिल्में फ्लॉप होने के बाद मैं समझ गया था कि इस देश के सारे फिल्मी दर्शक हिंसा के पुजारी है। मैंने उसी वक्त तय कर लिया था कि हिंसा की दीवानी इस दुनिया को उनके स्वाद की ही फिल्में दिखाऊंगा, और फिर मैंने असली हिंसा वाली फिल्में बनानी शुरू कर दी। पर तुम्हारी फिल्में देखता कौन है? इस महानगर में ऐसे हजारों लोग हैं जिनको फिल्मी हिंसा पसंद नहीं आती, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि वो सब नकली नाटक होता है। मैं उन दर्शकों को ये अपनी फिल्में केबल टीवी के जरिए दिखाता हूँ। ऐसी एक एक फिल्म से ही मुझे लाखों की कमाई हो जाती है। पर आज की फिल्म मुझे एक ही झटके में 10 गुना अमीर बना देगी। ऐसी कौन सी फिल्म बनाने जा रहे हो तुम? उस फिल्म का नाम है सुपर कमांडो ध्रुव की मौत, और मैंने इसके स्पेशल सीधे प्रसारण की खास व्यवस्था की है। अब शूटिंग शुरू होती है। रेडी, सीन 1, फाइनल टेक। इसी आवाज के साथ चारों तरफ से कई तेज रोशनियां एक साथ चमक उठी। कैमरा स्टार्ट हो गया।
और कई मोटरसाइकिलें तेज रफ्तार से ध्रुव की तरफ लपकी। ध्रुव के पास अब कुछ भी सोचने का समय नहीं था। समय था तो सिर्फ अपने बचाव का और साथ ही साथ वार करने का। राजनगर के कई घरों में यह सीधा प्रसारण डायरेक्टर के स्पेशल केबल टीवी सेंटरों के जरिए देखा जा रहा था और सराहा भी जा रहा था। वाह वाह, आज तो डायरेक्टर ने पैसे वसूल करा दिए। असली लड़ाई तो ये रोज ही दिखाता था, पर ध्रुव की असली लड़ाई, और वो भी सजीव। वाह। मोटरसाइकिल के पहियों से उड़ती धूल ध्रुव की आंखों में आ पड़ी और ध्रुव अपने कंधे की तरफ लपक रही चेन को नहीं देख पाया। ध्रुव के संभल पाने से पहले ही लोहे की एक छड़ उसके सिर से आ टकराई। ध्रुव जमीन पर आ गिरा और मोटरसाइकिलें उसको कुचल देने के लिए आगे लपकी, पर ऐसा हो नहीं पाया। दो मोटरसाइकिल सवार एक बार में ही धराशायी हो गए और उसी पल ध्रुव का शरीर हवा में उड़ा और उसके पैर चलती मोटरसाइकिलों पर आ टिके। ध्रुव ने अपने शरीर को एक हल्के से कोण से मोड़ा और मोटरसाइकिलें अपना रास्ता बदलकर वापस मुड़ चली। एक पल बाद दो और मोटरसाइकिलें धराशायी हो गई। अब सिर्फ दो नकाबपोश बचे थे और उनके लिए ध्रुव को कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ध्रुव का काम मोटरसाइकिलों ने खुद ही कर दिया था। एक लड़ाई खत्म हो चुकी थी, पर कमाल का एक्शन करते हुए याद ध्रुव, जवाब नहीं तुम्हारा। इंटरवल तक के सारे सीन हो गए, अब जरा क्लाइमेक्स की भी शूटिंग कर ली जाए, क्योंकि उसी में तो दर्शक तुम्हारी मौत देख पाएंगे और क्लाइमेक्स होगा फाइट मास्टर गुनोला से तुम्हारी रस्से पर लड़ाई। फर्क सिर्फ इतना होगा कि गुनोला की कमर से रस्सा बंधा होगा और तुम्हारी गर्दन से रस्सा बंधा होगा। शर्त सिर्फ यह है कि तुम गुनोला से जीतने की कोशिश कतई नहीं करोगे, यानी हर हालत में मेरी मौत निश्चित है। पर अगर मैं इस एक तरफा लड़ाई से इनकार कर दूं तो चंडिका के खोपड़ी में एक छेद हो जाएगा। ध्रुव के सामने और कोई रास्ता नहीं था सिवाय उस लड़ाई के लड़ने के, जिसका अंत पहले ही तय हो चुका था। और ये अंत था ध्रुव की मौत। हर आंख ध्रुव और गुनोला की लड़ाई पर जमी थी। किसी का भी ध्यान चंडिका और उसके पहरेदार की तरफ नहीं था, जहां पर एक नया सीन चल रहा था। पर एक मिनट बाद जब एक गार्ड का ध्यान उधर गया तो सब कुछ वैसे का वैसा ही था। गुनोला के वारों से खींच उठे ध्रुव के हाथ चले। गुनोला को पेशेवर कुश्ती में कई सालों का अनुभव था। ध्रुव के वारों को पहले ही भांप लेना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। ओ, इसमें चीते सी फुर्ती और सांड जैसी ताकत। और यह रस्से पर जिस तरह से उछल रहा है, उससे मुझे असंतुलित होकर नीचे गिरने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और नीचे गिरते ही मुझको फांसी लग जाएगी। इसलिए सबसे पहले गर्दन से बंधी इस रस्सी का इंतजाम करना पड़ेगा। गुनोला का फरसा ध्रुव की गर्दन काट देने का घुमा और साथ ही साथ ध्रुव हवा में उछला। फरसे का तेज फल मजबूत रस्से को सूत की तरह काटता चला गया। गुस्से से झुंझलाकर गुनोला ने फरसे को फिर घुमाया और रस्सी का एक लंबा टुकड़ा ध्रुव के हाथों में आ गया। गुनोला ने खुद ही ध्रुव के हाथों में एक हथियार दे दिया था। वह समझ ही नहीं पाया कि कब ध्रुव ने उसके हाथों को फरसे से बांधकर फरसा अपने हाथ में ले लिया। हाथ बन जाने के बाद गुनोला के लिए रस्से पर अपना संतुलन बनाए रखना असंभव हो गया और एक हल्के से धक्के से ही उसका शरीर अधर में झूलने लगा। ये क्या, मैंने तुमको पहले ही बता दिया था कि तुमको गुनोला से जीतना नहीं है। अब मैं चंडिका को खत्म। ये झगड़ा मेरे और तुम्हारे बीच का है डायरेक्टर, इसमें चंडिका का क्या कसूर है? चंडिका को छोड़ दो। हाँ हाँ हाँ, चंडिका को तो मैं छोड़ ही दूंगा, क्योंकि ये चंडिका नहीं है, बल्कि चंडिका के डबल रोल में मेरी एक्ट्रेस रिम्पी है। हाँ हाँ हाँ। क्या ये असली चंडिका नहीं है? नहीं कमांडो, तुम्हारी फाइल पढ़ने के बाद मुझे पता चल गया था
कि असली चंडिका को तुम खुद भी नहीं जानते हो, पर उसके लिए तुम जान दे भी सकते हो। बस मैंने इसी पर स्क्रिप्ट लिख डाली। रघु के फ्लैट में तुमसे मिलने वाली चंडिका नहीं, रिम्पी ही थी, पर इस चारे ने तुमको मेरे जाल में फंसा लिया। देखा ना कि मैं कितना जोरदार स्क्रिप्ट लिखता हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुमको अभी सबूत दिए देता हूँ। रिम्पी, चंडिका का मेकअप उतार दो। पर तभी रिम्पी अपने आप मेकअप नहीं उतार पाएगी। तुमको जरा इसकी मदद करनी पड़ेगी डायरेक्टर। यह क्या क्या? हकलाओ मत डायरेक्टर, मैं असली चंडिका हूँ। डबल रोल का खेल खेलना तुम्हारे अलावा और लोग भी जानते हैं। काले, इसको गोली से उड़ा दो। काले बेचारा भी बेहोश पड़ा है डायरेक्टर। मैं कमांडो फोर्स का कैडेट पीटर हूँ। भून डालो इन सबको। कई बंदूकें एक साथ चंडिका और पीटर की तरफ लपक उठी, लेकिन ट्रिगर दब पाने से पहले ही पूरा वातावरण गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। नताशा के साथ आई पुलिस फोर्स ने पूरे गिरोह को घेर रखा था। यह क्या हो गया? मेरी जोरदार स्क्रिप्ट फ्लॉप कैसे हो गई? यह सब तेरा किया हुआ है। मैं तुझे जान से खत्म कर दूंगा। गुस्से से कांप रहा डायरेक्टर यह भूल गया था कि ध्रुव अब तक रस्से पर ही खड़ा है और वह रस्से पर नहीं चल सकता है। एक झटके से डायरेक्टर का शरीर सैकड़ों फीट नीचे बहते पानी की ओर गिरने लगा। डायरेक्टर सुरेंद्र दत्त की मौत की झूठी खबर 3 साल बाद सच हो गई थी। ध्रुव कैमरे की तरफ घुमा। हिंसा के दीवाने दर्शकों ने देख लिया होगा कि हिंसा का आखिरकार क्या अंजाम होता है। हिंसा आज आपको कुछ देर की खुशी देती है, पर कल यही खुशी आपकी जान की दुश्मन बन जाएगी। कल पैसों के लालच में डायरेक्टर जैसे और लोग भी पैदा होंगे और इनका शिकार बनेंगे आप और आपके घर वाले। इस हिंसा को खत्म कर दो, वरना ये तुम लोगों को खत्म कर देगी। वाह, बात तो तुमने एकदम सही कही, पर इन लोगों को समझ में आए तो कुछ बात है। पर तुम लोग यहाँ तक कैसे पहुँच गए? तुम्हारा पीछा करते करते नताशा हम लोगों को यहाँ तक लेकर आई थी, पर तुम लोगों की इस हरकत से चंडिका की जान खतरे में पड़ सकती थी। मान लो अगर वह रिम्पी न होकर चंडिका होती तो वह असली चंडिका हो ही नहीं सकती थी ध्रुव, क्योंकि जिस वक्त तुम घर पे मुझसे बात कर रहे थे उस वक्त श्वेता यानी चंडिका गैरेज में गाड़ी पार्क कर रही थी। यह बात तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो नताशा? यह ट्रेड सीक्रेट है ध्रुव, जर्नलिस्ट नताशा का ट्रेड सीक्रेट। क्यों चंडिका, है ना? यस डियर नताशा, बिल्कुल है। अब आओ चले। हाँ 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 हाँ, बाय ध्रुव। ध्रुव खोपड़ी खुजाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता था। वो धीरे धीरे समझ रहा था कि कुछ रहस्य ऐसे हैं जिनको ध्रुव भी नहीं सुलझा सकता।